नमस्कार। आज फिर मैं एक टॉपिक के साथ, और टॉपिक भी बहुत कीमती आप सबके लिए आपके सामने आया हूं। और आज का टॉपिक इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट, आई थिंक सो, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में चेक कर ही लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट द एसे राइटिंग। वी हैव ऑलरेडी हैड वन क्लास ऑन यूट्यूब अबाउट एसे राइटिंग, इट्स गोइंग टू बी द सेकंड क्लास। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितना ज्यादा आप इसमें रीडिंग करोगे और जितना ज्यादा टॉपिक्स को आप कवर करोगे, उतनी ज्यादा ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो आई मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, आई मस्ट गो अहेड विद माय टॉपिक टुडे। एंड द टॉपिक फर्स्ट आई विल राइट डाउन ऑन द बोर्ड, इट्स ऑल अबाउट व्हाट इट इज गोइंग टू बी। लेजर should be used, not misused. Look at the topic. Laser should be used, not misused. ये टॉपिक का आपको टाइटल आपके एग्जामिनर दे दिया और कहा कि इस टॉपिक के ऊपर लिख के दिखाएं। अगर इतना सा होता कि व्हाट इज लेजर एंड हाउ इट शुड बी यूज्ड एंड हाउ इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, अगर आपको इफ यू वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन कप ऑफ लाइंस, सो कपल ऑफ लाइंस में तो कोई दिक्कत आती नहीं, कुछ लाइनें तो कोई भी बोल देता है। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डाउन एनी टॉपिक विद द कंप्लीट डिटेल, then it becomes very important and difficult for those who don't have the complete knowledge of the topic. So that is the main point. One thing I have realized in my life, when the exams are, any descriptive exam is around the corner, so thousands of students, hundred of students throng the center and they ask कि सर कोई बैच है क्या, मेरी राइटिंग सेक्शन अच्छा मुझे करना है। So that is the main point. वो वहां पर सोचते हैं कि within couple of days they are able to, or they are going to master their writing skills. No, it's not going to happen at all. There is a pure saying that Rome was not built in a day. So if it's about all about the writing, it cannot be achieved overnight. You'll have to toil. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है बेटा, मैं ठीक है मेहनत कर लेंगे, कैसे करना है मेरे साथ आप टॉपिक्स में कवर करता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आप मुझसे जुड़े रहिए और इनका फायदा उठाएंगे। और जो बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे तो अलग भी देख रहे हैं, मुझे बाहर से देख रहे हैं, जो मेरे पास नहीं पढ़े, पर जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि जैसे ही कोचिंग शुरू होगा, चाहे वो कभी भी शुरू हो, तो उसमें हमने सैटरडे को डिसाइड किया डियर, कि सैटरडे को सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह सुबह एक 2 घंटे का आपका स्पोकन क्लास होगा। यानी कि स्पीकिंग हम रूटीन से तो करते ही हैं, बैच में बुलवाता भी हूं मैं अपने साथ साथ, पर वहां पर क्या होगा, एक स्पेशल आपको केवल स्पीकिंग करेंगे, कुछ नहीं करना, प्रेजेंटेशन लेंगे, बहुत बढ़िया उसको सेशन बनाएंगे। और दूसरा, जैसे स्पोकन की क्लास होगी तो उसके आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपका राइटिंग क्लास हुआ करेगा, फिर उसके बाद जो मॉक टेस्ट होते हैं आपके सैटरडे वाले, वो मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। तो 2 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर बच्चे सोचेंगे सर राइटिंग क्लास के लिए फिर यूट्यूब पे नहीं रहोगे क्या? नहीं, जो क्लास में राइटिंग क्लास हुआ करेगा उसको मैं लाइव करा करूंगा क्लास से, तो आप सब भी देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बैठे हो। अब मैं अपने टॉपिक पे शुरू करता हूं बेटा। जब भी हम किसी ऐसे को लिखते हैं तो उसमें 3 चीजें सबसे मेन होती है बेटा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन, द सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। तो 3 चीजें आपके लिए बहुत कीमती होने वाली। एक तो बॉडी उसका कैसा होगा, एक कंक्लूजन कैसा होगा और एक उसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा। अच्छा, बॉडी और कंक्लूजन कैसा भी हो, ये डिपेंड करेगा आपके इंट्रोडक्शन पे। वट एवर यू हैव रिटन इन द इंट्रोडक्शन, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड कंक्लूजन। सो दैट इज द मेन पॉइंट, कि आप इंट्रोडक्शन में जो लिखेंगे वही बॉडी बन जाएगा और वही कंक्लूजन बन जाएगा। एक बात और आज के ऐसे में मैं मतलब समझाता चलूंगा आप सभी को, कि आपके सामने वर्ड्स का लिमिट भी आ जाता है, कि आप इसे 150 वर्ड्स में बताइए भैया, आप इसको 200 वर्ड्स में बता दो, 350 वर्ड्स में बता दो, तो वर्ड्स की लिमिट पे आप कैसे कंट्रोल करोगे, दैट्स गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर क्लास टुडे। तो मैं शुरू करता हूं बेटा। इंट्रोडक्शन देखिए मैं कैसे लिख के दिखाता हूं। अच्छा, मैं इसको लिख क्यों रहा हूं, मैं इसका एक लॉजिक बता देता हूं। इसके पीछे देयर इज जस्ट वन रीजन, कि इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन कि भैया ये करो ये करो ये करो, बट unless a student observes
or experiences all those things which have been in the rules, so he won't be able to master it at all. वो उस पे मास्टरी नहीं कर सकता है. तो what is needed first कि जो भी हमने रूल्स के बारे में सुना है, let's apply them and just experience them कि how the things are, चीजें कैसी हैं ये चीजें. मैं शुरू करता हूं इंट्रोडक्शन के लिए. ठीक है बेटा जी, बड़े ध्यान से देखना. अच्छा, इसी का रिटर्न फॉर्म आपको आपके टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगा. आप चाहो तो साथ साथ स्क्रीनशॉट कर लेना, और नहीं तो आप टेलीग्राम के चैनल पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, वहां से भी देख लीजिए. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स स्टार्ट. देखिए, लेजर इज essentially the time that is left after one has performed one's professional duties. मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी किसी ऐसे को लिखते हो तो उसका जो पहला लाइन होता है ना, तो फर्स्ट लाइन वो सबसे कीमती लाइन होता है. कभी भी ऐसे के फर्स्ट लाइन को एज इट इज आपको नहीं लिखना होता, पर जो पहली लाइन आप लिखते हो तो सबसे कीमती लाइन वही होती है बच्चों. इस लाइन से पता चलता है सामने वाले व्यक्ति को कि किस तरीके की सोच रखता है. आप अपनी लाइन के जादू को देखिए सर, कमाल देखिए इस लाइन का. इस अकेली लाइन ने सामने वाले पढ़ने वाले व्यक्ति को यह बता दे लेजर होता क्या है. तो सबसे पहले तो ये बताओगे ना लेजर, व्हाट इज लेजर. उसके बाद ही तो बताओगे हाउ इट शुड बी यूज्ड एंड हाउ इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लेजर एट ऑल. वो लेजर होता ही क्या है. योर एग्जामिनर मस्ट अंडरस्टैंड दैट. उनको पता चलना चाहिए कि सामने वाले लिखने वाले को पता है कि लेजर होता क्या है. तो देखिए आपने क्या लिखा है, लेजर कुछ नहीं है, एक टाइम है जो बचा होता है आफ्टर वन हैज परफॉर्म्ड वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज. एक व्यक्ति ने अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज की है, यानी कि अपना जो भी काम है उसके, उनको करने के बाद जो समय बचता है वो लेजर होता है. तो लेजर क्या बेटा, एक खाली समय है. अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं, आगे देखिए मैं कैसे लिखता हूं. इट्स अ फैक्ट दैट पीपल इन मॉडर्न टाइम्स डू नॉट हैव any leisure as such. अब इस बात को समझिए बेटा. देखिए क्या कहते हैं, इट्स अ फैक्ट, ये सच है कि पीपल इन मॉडर्न टाइम्स डू नॉट हैव एनी लेजर एज सच. अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, देयर ड्यूटीज एंड रूटीन वर्क occupy such a, बेटा अब इसको ध्यान से देखते चले, such a large proportion of time that there is no leisure at all. बेटा यहां से समझना, मैं आपको एक बहुत कीमती चीज बताने वाला हूं. देखिए क्या, अपने टॉपिक को आप यहां से देखिए, यहां से ये वाले हिस्से को देखिए आप. अगर आपका एग्जामिनर कहते हैं कि आप इसको 350 वर्ड्स में लिख दो जी, यूपीएससी वाले बच्चों को कह देगा 350, 400, 500, 700 कितने भी शब्द मांग लीजिए उस पर लिख दो. तो वहां पर क्या बनता है आपके लिए, फिर आपको क्या करना होता है, कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है जो एक्सप्लेन की जानी चाहिए. पर अगर आपका एग्जामिनर ये कह देता है कि एक काम करो, इन्हीं को आप 150 शब्दों में लिख दो, तो फिर you'll have to be very concise और you'll have to be very brief. So it's all about कि आपको कम शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों. तो देखो मैंने क्या करा, इट्स अ फैक्ट दैट पीपल इन मॉडर्न टाइम्स डू नॉट हैव एनी लेजर एज सच. उनके पास ऐसा कोई खाली समय होता नहीं. तो यहां पर देखिए क्या कहता है, देयर ड्यूटीज एंड रूटीन वर्क, कि उनकी जो ड्यूटी और रूटीन वर्क होता है. अब देखिए मैंने जो लिखा है, उनके पास खाली समय नहीं होता. क्यों नहीं होता भैया, मैंने बताया क्यों नहीं होता, कि देयर ड्यूटीज एंड रूटीन वर्क, जो उनका ड्यूटी और रूटीन वर्क होता है वो समय के इतने बड़े हिस्से को ऑक्यूपाई कर लेता है, इतने बड़े ऑक्यूपाई कर लेता है हिस्से को कि समय, खाली समय से तो बचता ही नहीं.
अब ये वाली जो डिटेल है आप जब डाल सकते हो जब आपके एस्से में ज्यादा वर्ड्स में पूछा गया है। अगर आपके एस्से में ज्यादा वर्ड्स नहीं है तो एक काम करो, फिर आप इसको क्यों लिखते हो? आप इसको इतना भी छोड़ोगे तो सामने वाले को बता ही रहे हो आप, क्योंकि जो एस्से को पढ़ रहा है वो भी तो इस मॉडर्न टाइम में जी रहा है, उसको भी तो पता है कि आज के इस युग में लोगों के पास ज्यादा खाली समय नहीं होता। सो दैट इज द मेन पॉइंट बच्चों, कि आप वही लिखें जो आपके लिए लिखने लायक बनता है। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब मैं यहां पे कहता हूं फॉर पीपल फॉर होम। अब देखिए बेटा, मैं आगे मैंने कहा ना, जो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे उसी को बॉडी और कंक्लूजन तक लेके जाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसे प्लीज ध्यान से देखते रहिए। फॉर पीपल फॉर होम, सॉरी मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं तो यहां से ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। मैं इसको लिख के दिखाता हूं, यहां पे देखो, बट दोज हु डू हैव टाइम, इट्स proper use becomes crucial। अब देखिए बेटा, ये लाइन इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि यहां पे आपको चीजों की समझ बन पाती। बेटा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। अब सीधा मैं थोड़ा सा इससे बाहर हो जाता हूं, आपको समझाता हूं। देखिए क्या, बट दोज हु डू हैव टाइम, ऐसे लोग जिनके पास टाइम होता है, इट्स प्रॉपर यूज, इसका कंप्लीट मतलब इसका सही प्रयोग क्या हो जाता है उनके लिए, इनका यूज होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं, यानी कि समझिए बेटा, आपने अभी तक कहा कि अपने इंट्रोडक्शन में देखिए कमाल, देखो आप कैसे लिखता जा रहा हूं मैं इसको। सबसे पहले आपने बताया खाली टाइम होता क्या है, फिर आपने बताया लोगों के पास खाली टाइम नहीं है, आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी तो बताना कि भाई कौन से क्यों नहीं है, ये चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे। ये बात खत्म हो जाए तो तुरंत आप नई बात को ऐड कीजिए। पर जो लोग जिनके पास खाली टाइम होता है, बट पीपल हु डू हैव टाइम, तो उनके पास जो टाइम होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, उसका प्रॉपर यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। बेटा ऐसे एक यही चीज है कि वट एवर यू हैव स्पोकन, वट एवर यू हैव रिटन, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट कि वो ऐसा क्यों है। पर एक्सप्लेनेशन के दौरान यू नीड टू टेक केयर दैट यू मस्ट बी विद इन द लिमिट, यू मस्ट नॉट क्रॉस ऑल दोज like lines and the things which are not the part of your essay. So you need not beat about the bush. That is very important, guys. So let's go ahead with the topic. आगे देखिए क्या कहते हैं। For people for whom their business of, ध्यान देना बेटा इसमें, लिविंग डज नॉट ओवरवेलम देयर डे, डज नॉट ओवरवेलम देयर डे, उनका पूरा दिन जो है वो अच्छे से मतलब ओवरवेलम नहीं करता। यहां मैं इससे बाहर हो जाता हूं, आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या लिखा है। अब देखिए बेटा, यहां समझा देता हूं, पता नहीं आप में से कितने लोग इसको पकड़ पाए, पर देखिए, बट दोज हु डू हैव टाइम, ऐसे लोग जिनके पास टाइम होता है, इट्स प्रॉपर यूज बिकम्स क्रूशियल, इसका सही प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए? फॉर पीपल, ऐसे लोगों के लिए जिनके प्रॉपर यूज कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? ऐसे लोगों के लिए जिनका बिजनेस उनको ओवरवेलम नहीं करता उनके दिन को, यानी कि ऐसे लोगों के लिए इस लेजर का इंपॉर्टेंट मतलब क्रूशियल हो जाना, यानी कि इसका सही प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई ऐसे भी लोग हैं जिनके दिनचर्या जो है लिविंग है, यानी कि जीने के लिए जो संसाधन चाहिए उसके लिए जो वो काम करते हैं, उनका जो बिजनेस है, उनके दिन को अच्छा नहीं, उनको खुशी नहीं मिल पाती अपने काम से। बहुत सारे लोग हैं जो वो काम करते हैं जो करना नहीं चाहते, तो उनके जो लिविंग का बिजनेस है उनको खुश नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें कितने सारे लिंक को एक सिचुएशन के साथ कनेक्ट किया है। ये यहां से देखिएगा बेटा, यहां से आप देखिए इसमें ये हमने कैसे इसको कनेक्ट किया बेटा, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के लिए जोड़कर लिखी हैं। तो बेटा समझ में आया यहाँ पर आपको मैंने क्या कहना चाहा, कि आपने कहा कि भाई ऐसे लोग जिनके पास टाइम होता है उसका सही यूज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस जो है, जो ऐसा काम करे जिनसे उनका दिन बड़ा अच्छा नहीं जाता। अब यहां पर देखिए आप इसमें क्या करा आपने, मैं आगे लिख देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं बेटे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
जल्दी करें बेटा। चलो अब मैं इसमें यहां लिखता हूं ऊपर। बेटा आपको ये तो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन में ये बताया कि लेजर क्या होता है, फिर आपने बताया बेटा कि लेजर किन लोगों के पास है ही नहीं, फिर आपने बताया कि भाई लेजर जिन लोगों के पास है उनके लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसका यूज। अब आपको एक हल्का सेंट यहाँ पे और दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे जो फील हो रहा है मुझे लगता है मुझे देना चाहिए यहाँ पे। देखिए क्या है, टाइम इज एन इलास्टिक कंसेप्ट। बेटे इलास्टिक का मतलब होता है जिसको जितना चाहो उसको बढ़ा सकते हो, जिसमें जितना चाहो इंक्लूड कर सकते हो। इलास्टिक कंसेप्ट लिख दिया मैंने। टाइम इज एन इलास्टिक कंसेप्ट, समय जो है एक इलास्टिक कंसेप्ट है। इफ मैं यहां पे इसको ऐसे लिखूं तो वन कैन, इफ वन wishes to, one can if one wishes to find time for various hobbies। ये देखिए इंपॉर्टेंट आ गया कि भाई वन कैन इफ वन विशेस टू फाइंड टाइम फॉर वेरियस हॉबीज। अब इसमें अपने इंट्रोडक्शन में आप ये बताने की कोशिश करो कि आप कैसे बताओगे कि हॉबीज के थ्रू आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो वन कैन इफ वन विशेस टू फाइंड टाइम फॉर वेरियस हॉबीज, इन दिस केस the purposeful use of time becomes important। देखिए बेटा मैंने कितना, अब ये आपका इंट्रोडक्शन यहां पर खत्म होता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर पूरे ऐसे की बॉडी में क्या लिखना चाहते हैं, आप कंक्लूजन तक कैसे जाएंगे, आपने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया। सो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, कि कैसे एक इंट्रोडक्शन को लिखते हैं ये मैंने बताया। इंट्रोडक्शन बहुत कीमती सेक्शन होता है, जो आपने इसमें एक्सप्लेन किया वही आपका बॉडी बनेगा। अब कैसे वो बॉडी बनेगा यहां पर जरा ध्यान से देखिए। अब बॉडी में आप जब लिखने जाओगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा एक पॉइंट पैदा होगा बेटा, कि बॉडी में जब आप लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहले ये लिखोगे कि हाउ इट शुड बी यूज्ड, या सबसे पहले ये लिखोगे हाउ इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, कि पहले आप क्या लिखोगे कि कैसे इसका यूज होना चाहिए, या पहले आप ये लिखें कैसे इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये आपके ऊपर पॉइंट है बेटा। अब देखिए क्या लगता है आपको, पहले प्रॉब्लम बता के उसका सोल्यूशन दे दो, या पहले सोल्यूशन देके फिर उसकी प्रॉब्लम बता दो। तो बेहतर तो ये रहता है बेटा, हमेशा किसी भी टॉपिक को आप लिखते हैं तो आपको अगर एक ही टॉपिक के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिस्कस करने हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं आप कितने भी लाइफ में एसेज को पढ़ना, मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है, एग्जाम्स के एसेज को मैंने खूब पढ़ा है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे राइटर्स के एसेज को पढ़ा है। तो मैंने हमेशा एक बात पढ़ी है कि अगर आपको दोनों पक्ष डिस्कस करने हैं, पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव, तो ऑलवेज डिस्कस द नेगेटिव फर्स्ट देन गो फॉर द पॉजिटिव। फिनिशिंग हमेशा पॉजिटिव पे खत्म होना चाहिए, नेगेटिव पर नहीं। तो आपको लगा कि भाई मेरे को उसको नेगेटिव बताना है, पॉजिटिव बताना है, तो यहां पर आप इसमें सबसे पहले इसके नेगेटिव को अगर डिस्कस कर लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए बेटा आपको यहां पर पॉइंट करता है कि आपको दो बातें इसमें डिस्कस करनी होती है। हमेशा मैं एक बात बताता हूं, अगर आपने मान लो पहले नेगेटिव डिस्कस किया फिर आपने पॉजिटिव को डिस्कस किया, तो ध्यान दे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक पैराग्राफ अलग से लिखा जाता है, और वो पैराग्राफ इन दोनों को लिंक करने के लिए होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को मिक्स करते हैं तो यहां पर जो पैराग्राफ होगा दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो इनको दोनों को लिंक करेगा। इसके बाद इन सारी बातों को देखते हो आपका कंक्लूजन लिखा जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी देयर। अच्छा एक बात मैं आपको यहां पे और कहता हूं, एक बात और मैं यहां पे आपको कहता हूं, इसको समझने की जरूरत है कि आप कैसे कैसे पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। यहां पर आप कितने सारे पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो शुरू करता हूं बेटा, सबसे पहले मिसयूज को लेके मैं दिखाता हूं कि कैसे मिसयूज होता है। देखिए क्या कहते हैं
मैं एक दो पैराग्राफ लिख के दिखाता हूं, फिर एक दो अच्छे का लिखो, लिंक करके दिखाता हूं, कंक्लूजन लिखो, 20 मिनट और लगेगी। आप इसे देखते रहिए, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहते हैं। लेजर कैन बी मिसयूज्ड और squandered on frivolous activities. Look at this बेटा, लेजर को हम किसी भी, देखिए मैंने क्या कहा, लेजर कैन बी मिसयूज, लेजर का हम किसी भी तरीके से दुष्प्रयोग, स्क्वेंडर का मतलब बर्बाद करना, तो लेजर को हम मिसयूज कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं ऑन फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है बेटे ऐसी चीजें जो आपको कहीं से भी मतलब व्यर्थ की, बेकार की। तो फ्रिवलस एक्टिविटीज, कोशिश करें कि आपने ऐसे के अंदर अगर आपके पास अच्छे शब्द हैं, अच्छी वोकैबुलरी है, तो उसका प्रयोग जरूर करें। उसका प्रयोग इसलिए करें क्योंकि उससे सामने वाले पे इंपैक्ट जाता है कि यस इसने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है। क्योंकि जो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रीडिंग करता है तो उसके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े प्रिसाइज होते हैं, टू द पॉइंट आपको चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहता हूं। वन ऑफ, अब मैं इसको दिखाता हूं, एक्टिविटीज है। अब देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। लेजर को मिसयूज कर सकते हैं, स्क्वेंडर कर सकते हैं फ्रिवलस एक्टिविटीज में। और वो एक्टिविटीज क्या है? वन ऑफ, मैंने कहा ना जो लाइन लिखोगे वही अगली लाइन के लिए आपको सेंस दे देगी। वन ऑफ द मोस्ट हैजर्डस होता है बेटा बेकार, मतलब बहुत बहुत आप कह सकते हो दिक्कत देने वाला। हैजर्डस यूसेज ऑफ सच टाइम इज डे ड्रीमिंग। अब आप ये बताने की कोशिश करें कि कैसे मिसयूज होता है। तो देखिए आपने क्या कहा, वन ऑफ द मोस्ट हैजर्डस यूसेज ऑफ सच टाइम इज डे ड्रीमिंग। अब इसे समय को खराब करने का सबसे ज्यादा एक आपको देखो इनमें क्या कहा है कि सारी चीजों में से सबसे मेन एक, वन ऑफ द मोस्ट एक है, वो क्या है कि आप डे ड्रीमिंग। ये बात सच है कि बहुत सारे लोग, आप अपने घर बैठे हैं, पढ़ते होंगे आजकल, और बैठ के सोचने जब आप लगते तो फिर सोचते रह जाते हो, और 2-2 3-3 घंटे आप सोच लेते हो, और फिर थकान जो होती है आपके अंदर, फिर उसके बाद आप काम नहीं करते हैं। तो समय का एक दुरुपयोग ये भी है बच्चों कि आप डे ड्रीमिंग करते हैं। पर मैं इसके बारे में यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखूं, डे ड्रीमिंग के बारे में पॉजिटिव भी लिखूं। देखिए कैसे, इट इज, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक फ्रेज मेरे दिमाग में आ गई, मेरे मन हुआ कि मैं इस फ्रेज से इस बात को, एक बात और है बेटा, कोई ईडम आपके दिमाग में आ जाए जो बहुत सारी बातों को कम शब्दों में कहता, तो ईडम का प्रयोग जरूर करें। एग्जामिनर हमेशा उन चीजों के लिए आपको जरूर मार्क्स देगा जो कम शब्दों में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर इज क्वाइट ऑल राइट इफ वन इज prepared to lay foundation on earth। अब देखिए बेटा, बिल्डिंग कैसल्स, आपने कहा कि डे ड्रीमिंग एक उनमें से एक है जिस तरीके से हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो आपने कहा कि बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर इज क्वाइट ऑल राइट। बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब ख्वाब लेना। ख्वाब लेना बिल्कुल ठीक है, पर कब? जब एक व्यक्ति तैयार है। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर इज क्वाइट ऑल राइट इफ वन इज प्रिपेयर्ड टू ले फाउंडेशंस ऑन अर्थ। आपने जो ख्वाब लिए अगर उनके लिए आप उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं तो फिर बहुत अच्छी बात आप करिए। पर आपने कहा कि बट, अब इसी को आगे लेके चलेगा, इसी को अपनी बात को, बट फैंटासाइजिंग, ये जी है बेटा, इसका लिखित फॉर्म आपको बोर्ड पे अगर अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, ये FANTASIZING, फैंटासाइजिंग। फैंटासाइजिंग होती कल्पना बेटे, जो सोचना होता है, ख्याली जो होता है। बट फैंटासाइजिंग विच लूजेस द टच विद रियलिटी इज डेंजरस साइकोलॉजिकल एवोकेशन। बेटे एवोकेशन का मतलब होता है ये एक, जो व्यक्ति अपने काम, जो मेन काम होता है उसके साथ साथ कोई दूसरी आदत या काम रखता है,
और दूसरा काम इसलिए लगता है कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट जीवन में बना रहे। तो अपने काम के साथ जो दूसरे काम हम करते हैं, छोटे मोटे कोई भी काम करते हैं अपने जीवन में उत्साह बनाने के लिए, उनको एवोकेशन कहते हैं। तो अगर आपको लगता है खाली समय में खाली चीजों में बिता दूं, कह दिया उन्हें, बट फैंटासाइजिंग एक ऐसी काल्पनिक सोच जो आपके टच को, रियलिटी के साथ टच को खत्म करती है, ऐसी चीजें बड़ी डेंजरस है आपके लिए। इज अ डेंजरस साइकोलॉजिकल एवोकेशन। ये बहुत आपके लिए डेंजरस होगा, मतलब इसको आपको नहीं करना चाहिए, ये उसने बताया। मैं इसमें और लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी करें बेटा, रिटन फॉर्म में वैसे मिलेगा भी आपको ये। चलो बेटा कर दूं इसको साफ, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप यहां पर एक बात और बता दो, आपने कोई भी चीज लिखी है तो फिर आप उसमें यह भी बता दो कि किस तरीके से आपने कहा है और क्यों कहा है। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस ऑफन नेट दास। अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, केवल कल्पना के जीवन में ही जीते हैं, तो इससे क्या होती है कि एक चिंता का भाव पैदा होता है। ये बात सच है कि मेंटली एक चिंता होने लगती है, यहां से डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। तो देखिए आपने क्या कहा, एंजाइटी न्यूरोसिस ऑफन ओरिजिनेट दस। आपने कहा कि फिर इससे क्या होता है कि मेंटल एक परेशानी पैदा होनी शुरू होती है। आगे देखिए आप इसमें क्या कह सकते हैं, इट क्या, फैंटासाइजिंग, या आप इसमें इट भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें वही लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। आप इसमें लगता है कि आपको इसमें कि आपको कम शब्दों में भी लिख सकते हो, तो आप इसमें, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे यहां पर कि इसमें आप कह सकते थे कि फैंटासाइजिंग alienates the dreamer to। अब देखिए आपने बताया कि ये आपने लिखा ना कि ओरिजिनेट करता है, तो फैंटासाइजिंग alienates the dreamer to such an extent, to such an extent that, या फिर इसको छोटा करके लिखना तो as to make life distasteful। वो जीवन को क्या कर देता है, एक दुखद बना देता है। तो फैंटासाइजिंग क्या करता है कि एलिनेट होता है बेटे, ये ALINAT, एलिनेट का मतलब रोकना होता है। ड्रीमर को उस हद तक रोकता है, एलिनेट द ड्रीमर टू सच एन एक्सटेंट, उस हद तक रोकता है कि उसके जीवन को क्या कर देता है कि वो एक बहुत दुखदायी जीवन बना देता है। तो ये है फैंटासाइजिंग। अब देखो आपने यहां पर ये कह दिया, अब आपने एक पॉइंट बताया कि कैसे टाइम को मिसयूज होता है। आप चाहो तो ऐसे और भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपके सामने, अब मैं चाहूंगा कि मैं इसको बोल के बता दूं, तो क्लास जितना कंसाइज होगा उतना अच्छा रहेगा आप सबके लिए, लिखित फॉर्म में आपके पास सही। तो यहां पर आप चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने ऐड कर देता हूं बच्चों। देखिए क्या, और कैसे अपने टाइम को यूज बर्बाद कर सकते हो। देखिए क्या, देयर इज अ सेइंग, मैं एक अगला पैसेज इसमें, देखिए इसी में पैराग्राफ अगला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। देयर इज अ सेइंग, थोड़ा सा मैं लिखते वक्त तो सोच लेता हूं, तो मैं बोलते वक्त भी थोड़ा बहुत सोचता रहूंगा। देयर इज अ सेइंग दैट एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप एंड इज नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ। अब मैं देखिए सोच रहा हूं और आपके सामने बोलता हूं, तो तभी मैं कहता हूं जो भी कुछ आप लिखते हो उससे पहले जॉट डाउन कर लो अपने किसी पेपर पे, जिससे आपको लिखते वक्त दिक्कत ना आए। जैसे मैं थोड़ा सा दिमाग में सोच रखा है तो मैं आई एम एबल टू एक्सप्लेन। अगर मैंने सोच ही नहीं रखा होता तो यहां मैं कोई पैराग्राफ आपके सामने नहीं बोल पा सकता। सुनिए बेटा, देयर इज अ सेइंग दैट एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, और यहां पर देखिए इसमें और मैं आपको क्या कहता हूं, इट इज नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ, इट इज नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ। जी सर बताइए। चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, घर पे क्लास में तो ये दिक्कत आएगी। चलो मैं बोलता हूं, an idle's mind is a devil, there is a saying then and that an idle's mind is a devil's workshop, it is not far from the truth, many a petty criminal has born out of not using their leisure properly। कितने सारे ऐसे
मतलब आपने देखा होगा पेटी क्रिमिनल्स है, छोटे छोटे अपराधी हैं जो पैदा हो जाते हैं समय के सही प्रयोग करने ना करने की वजह से। अब देखिए आपने इसमें मैंने कैसे कहा कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, और ये सच्चाई से परे नहीं है कि बहुत सारे छोटे छोटे अपराध करने वाले क्रिमिनल्स इसलिए पैदा हो जाते हैं क्योंकि वो समय का सही प्रयोग नहीं कर पाते। आप लुक एट योर अप्रोच, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू आर एडिंग टू द टॉपिक, दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। ये बहुत फायदा डालने वाला है, ये बहुत प्रभाव डालने वाला है ना। अब देखिए मैं आगे क्या कहता हूं, बोर्डम अनदर कंकॉमिटेंट, कॉमिटेंट कंकॉमिटेंट होता है बेटा किसी भी चीज का एक सार होता है, ये है तो ये भी चीज पैदा होगी। तो बोर्डम अनदर कंकॉमिटेंट ऑफ मिसयूजिंग लेजर, कि बोर्डम जो है उससे पैदा होती है बेटा। एंड इट इंड्यूस्ड, देखिए ये क्या करता है, इट इंड्यूस्ड द यंग टू टेक टू ड्रग्स एंड मीनिंगलेस वायलेंस जस्ट टू सिक आउट ऑफ सम थ्रिल इन द लाइफ। क्या करते हैं वो उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिससे जीवन में थ्रिल आ पाए। तो आप देखिए इसमें क्या करा आपने बताया कि कैसे मिसयूज, तो इसमें दो बातें बताई। क्या बताया, पहला तो बताया कि भाई लेजर का सही प्रयोग ना करने से क्या होता है, क्रिमिनल बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर लेजर का सही प्रयोग नहीं तो बोर्डम पैदा होता है। बोर्डम मतलब उदासी जीवन में आती है, और उदासी से बचने के लिए वो क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है ड्रग्स की तरफ या फिर ऐसी चीजों की वायलेंस की तरफ, हिंसा की तरफ, जिनसे जीवन में मजा आता है, तो व्यर्थ की चीजों में जोड़ता है। अगर आपका एग्जामिनर कहता है और भी ज्यादा 300, 350, 400, 500 वर्ड में लिखना, तो आप यहाँ पे एक और ऐड कर दो क्या, कि अनदर मिसयूज ऑफ द लेजर इज गॉसिपिंग, इट इज अ टाइम ऑनर्ड। अब देखो यहाँ पे आप इसमें कह सकते हो कि भाई गॉसिपिंग ही उनमें से, तो गॉसिपिंग कैसे करता है, जैसे इट, अब इसमें आप डाल सकते हो कि हियर द कैरेक्टर्स आर असैसिनेटेड and these are the fertile discussions which are taking place among the people. They are used, they are done to annihilate the personality of someone. So इस तरीके से आप इन शब्दों को यूज करके हुए एक और बना सकते हो। मैं लिख के दे दूंगा आपको, ये सारा चीज लिख दूंगा मैं अभी इस वीडियो के बाद, और अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए। तो आपके टेलीग्राम चैनल पे होगा, आप उसको वहां से देख लीजिएगा बेटा। टेलीग्राम का चैनल का नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं बेटा, यहाँ पे आपको इसका रिटर्न फॉर्म मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे आपको उसका रिटर्न फॉर्म मिल जाएगा। देख ये है टेलीग्राम का नाम, इंग्लिश दर्पण, ये पूरा इकट्ठा एक साथ लिखा जाएगा बेटा, इंग्लिश दर्पण बाय प्रदीप सर, यहां इसका रिटर्न फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये चीज है आप उसमें। अब इसके बाद बेटा आप चाहो तो यहाँ पे जितने भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स जानने हो जिनसे एक लेजर मिसयूज होता है, आप इतने ऐड करते चलो। फिर इसके बाद आपको पॉजिटिव की तरफ चलना है। तो पॉजिटिव की तरफ चलने से लिए आपको सबसे पहले यहां पर अब आपको एक पॉइंट ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों कि एक पैराग्राफ ऐसे डालना पड़ेगा जो नेगेटिव पॉजिटिव को लिंक करता होगा। देखिए मैं यहां पे एक लिख के दिखाता हूं बेटा, देयर आर, पूरा तो नहीं थोड़ा सा लिख देता हूं, देयर आर सम unfortunate people who do not know what to do with their leisure. There are some unfortunate people who don't know what to do with their leisure. ऐसे बहुत सारे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण लोग उनको कहा कि जिनको ये नहीं पता अपने लेजर के साथ क्या करना चाहिए, मतलब खाली समय के साथ क्या करना चाहिए। they are so addicted to their work that they consider, ये कलाम के अंदर होनी चाहिए बेटा, आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें, दैट दे कंसिडर देयर लेजर टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो क्या मानते हैं कि यार उनका लेजर जो है, वो खाली समय जो है, वो उनके समय मतलब उनका मतलब ये बर्बाद है, टाइम है। वरी ओवर देयर वर्क, देयर work, feeling
that perhaps it will harm their business. अब देखिए वो क्या करते हैं, वो चिंता करते हैं अपने काम को लेके और ये महसूस करते हैं कि यार ये उनके बिजनेस को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा बर्बाद कर देगा. इट विल हार्म देयर बिजनेस, उनसे उनके बिजनेस पे बहुत नुकसान पहुंचेगा. तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस दे बिकम द ready victims of high blood pressure and mental strain. अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो क्या करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, मेंटल स्ट्रेन के भी शिकार हो जाते हैं. तो विक्टिम्स होते हैं शिकार किसी चीज की. अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया बच्चों, आपने टॉपिक की इस बात को ऐसे लिख दिया कि सामने वाले के लिए आपने जगह छोड़ दी कि कैसे लेजर का यूज करके हम ऐसी चीजों से बच सकते हैं. ये है इंपॉर्टेंट जानना बेटा कि कैसे आप लेजर का प्रयोग करके इन चीजों से आप बच सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीजें आपके लिए बहुत कीमती है, इनको समझे आप. अब देखो यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो थोड़ा सा, अगर आपका एग्जामिनर कह दे तो उसमें और लिख दो. सो देखिए क्या कहते हैं, दे सक्सीड इन मेकिंग द लाइफ मिजरेबल not only for themselves but also, अब इसमें और भी ऐड कर सकते हो, not only for themselves but also for others who are around them. अब देखो आप इसमें लिखते जा रहे हो, considering leisure to be the waste of time, उसको करते हैं तो they fail to realize its importance if spent properly. तो अगर ये लेजर को आप वेस्ट ऑफ टाइम समझेंगे, ये समझकर वो क्या करते हैं, वो समझ ही रियलाइज ही नहीं कर पाते कि इसका फायदा कितना है. तो अब देखिए ना इस चीज को कैसे आप चला रहे हो, आप और भी इसमें जान दो. तो अब यहां पर आप क्या करते हो कि आपने ये लिख दिया, अब आप इसके बाद करेंगे पॉजिटिव की तरफ आएंगे और आपको लगता है कि पॉजिटिव में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, जितने भी मुझे चाहिए, जितने भी आपके वर्ड्स की लिमिट बची है उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं. मैं कोई भी एक पैराग्राफ आपको लिख के दिखाता हूं, एक बोल दूंगा और लिखित फॉर्म में दे दूंगा, बड़े ध्यान से देखना. सॉरी, लेजर कैन बी used in a pleasant manner which may make it useful too. leisure can be used in a pleasant manner, उसको एक pleasant manner में आप यूज कर सकते हो, उसको क्या कर देता है, यूजफुल बना देता है. अब जरा यहां पर देखिए उसको क्या कर देगा, वो यूजफुल बना देगा. अब देखो यहां पे हम और लिख सकते हैं, लेजर शुड बी यूटिलाइज्ड. जो लेजर है उसका प्रयोग करना, यूटिलाइज का मतलब किसी भी चीज का फायदा उठाना होता है बेटा, इसे यूटिलाइज्ड. लेजर शुड बी यूटिलाइज्ड टू रिफ्रेश अस. बेटा यहां ध्यान देना कैसे लिखो, रिफ्रेश अस एंड अनेबल अस. बेटा लेजर का प्रयोग हमें रिफ्रेश करने के लिए होना चाहिए, एंड अनेबल अस टू परफॉर्म आवर टास्क्स इन एन या इन अ गुड वे. इजी चाहो तो आप लिख सकते हो इन अ गुड वे. अब देखिए आपने क्या लिखा बेटा कि लेजर जो है, यहां पर देखिए आप कहते हैं लेजर कैन बी यूज्ड इन अ प्लेजेंट मैनर, लेजर को आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, व्हिच में मेक इट यूजफुल टू, जो इसको बहुत प्रभावी बना सकता है. लेजर शुड बी यूटिलाइज्ड टू रिफ्रेश अस, हमें रिफ्रेश करने के लिए बना चाहिए, एंड एनेबल अस टू परफॉर्म आवर टास्क्स इन अ गुड वे, हम अपने टास्क को अच्छे तरीके से कर पाए, उसलिए भी हो सकता है. जैसे अब यहाँ पे एक बता दूं कैसे, एक एग्जाम्पल दे दो यहाँ पे, अगर आपको ज्यादा शब्दों में लिखना, अ स्टूडेंट who goes for trekking in his holidays
develops a greater concentration when he returns to his studies. अब देखिए, अब यहां पर आपने क्या कह दिया कि भाई आप क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट क्या है कि वो क्या कर सकता है, ट्रैकिंग पे जा सकता है। आपने बता रहे हो कैसे वो अपनी टास्क को अच्छा कर सकता है, तो छुट्टियों में ट्रैकिंग पे चला जाए, उससे क्या होगा, पैदा होगी, डेवलप बढ़ेगी, क्या होगी भाई, ग्रेटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जब वो अपनी स्टडीज पे आएगा तो और अच्छा पढ़ पाएगा। तो यहां पर देखिए ना, आप और चाहो तो और लिख दो, देखो कैसे लिखोगे, लिखना जरूर है बेटा, जितना चाहो उतना लिखो। अब इसमें आपको असली चीज पे आना, अपने इंट्रोडक्शन वाली हॉबीज का पॉइंट इसमें डिस्कस करना। अब आपको यहां पर देखिए क्या बच्चों, यहां पर आपको अगली बात देखिए इसमें क्या डालनी है, हॉबीज विच include the mind and body, mind, चलो एंड लगा दो, एंड बॉडी। ऐसी हॉबीज जो आपके दिमाग को और बॉडी को यूज करती है, मूव अस आउट ऑफ द groove of our duties। अब देखो आपने क्या कहा कि ऐसी हॉबीज जो आपके दिमाग और शरीर को अंदर लेती है, अपने शामिल करती है, वो क्या करती है, हमें अपनी ड्यूटीज के जो एक बर्डन होता है उससे कुछ समय के लिए क्या करती है, मूव अस आउट ऑफ द ग्रूव ऑफ ड्यूटीज फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, सम टाइम। तो अब देखो इसमें क्या करा कि आपने इसमें लिख दिया कि भाई आपने कुछ समय के लिए उसको क्या करेंगे, उभार कर देंगे उसको, तो और क्या करेंगे, देन मेकिंग द सेम ड्यूटीज लेस टीडियस फॉर द पीपल, और उसको कम प्रभावी बनाएगी, मतलब कम दुखदायी बनाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आप इस तरीके से उसमें लिखे ना सर। और भी देखिए इसमें यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि देखिए क्या कह सकते हैं, अ राइटर, यहाँ पर देखिए अ राइटर मे टेक अप एनी गेम टू एक्सरसाइज दोज फैकल्टीज। अब फैकल्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फैकल्टीज आप ये मत सोचना पढ़ाने वाले शिक्षक को ही कहते हैं। फैकल्टीज आपकी वो भी होती हैं जो फिजिकल नेचुरल एबिलिटीज होती है, देखने की, सुनने की, भागने की, दौड़ने की, फैकल्टीज उनको बोलते हैं हम। तो FACULTIES फैकल्टीज उन्हें पढ़ेंगे। तो देखिए आपने क्या कहा, तो यहाँ पे आपने बोला द फैकल्टीज। अब मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ बच्चों, देखिए मैं इसमें कह सकता हूँ तो कैन टेक अप एनी गेम टू एक्सरसाइज दोज फैकल्टीज व्हिच आर नॉट अगेंस्ट और डेवलप्ड बाय हिज वोकेशन। द फिजिकल एक्सरसाइजेज, ये बात सच है, द फिजिकल एक्सरसाइजेज स्टिमुलेट योर मेंटल पार्ट्स। आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो क्या करते हैं, आपके मेंटल पार्ट को बढ़ाती हैं। तो आप यहां पर देखिए आपने क्या किया, इस पॉजिटिव पैराग्राफ में आपने ये बताया कि हॉबीज का फायदा क्या है। तो हॉबीज के फायदे आपको लगता है कि और कैसे इसको यूज किया जा सकता है, और बोल लो इसमें, यहां पर एक पैराग्राफ और ऐड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दस हॉबीज कैन बी अडॉप्टेड। तो हॉबीज जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है। दस हॉबीज कैन बी अडॉप्टेड टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर लेजर। अपने लेजर का सही प्रयोग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हॉबीज को, तो यहाँ पे आप कह सकते हो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हॉबीज सूट ऑल द प्रोफेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। सभी प्रोफेशन और रिक्वायरमेंट्स को सूट करने के लिए बहुत सारी हॉबीज हैं, है ना। तो इसमें आप कैसे बता सकते हो कि द मॉडल्स ऑफ अ ट्रेन और बसेस और कार्स कैन बी बिल्ट बाय अ मैकेनिकली इंक्लाइंड पर्सन। जो मैकेनिकली इंक्लाइंड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, those who have inclination towards the nature can go for sailing, trekking, gardening. Others can build up the hobbies of collecting the coins and virtually anything, कुछ भी उसमें कर दो। तो आप ये देखिए ना कितना कुछ आप बोल सकते हो। तो मेन तो उद्देश्य पता है क्या बेटा, इसके सामने आके आपको पढ़ाने का, कि आपको ये पता चल पाए कि ऐसे में लिखना क्या होता है, बॉडी में क्या आएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन में क्या आएगा। अब मैं कहता हूं बॉडी में आप ऐसे चीजों को ऐड करते चले जाओ। कैसे ऐड करते चले जाओ बेटा, सबसे पहले आप क्या करो,
वो सारे नेगेटिव पॉइंट आपको मिसयूज के लिख दो। पर जब पॉजिटिव लिखने जाओ तो बीच में क्या करना है कि एक ऐसा पैराग्राफ डालो जैसे मैंने डाल के दिखाया, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव को आप आपस में लिंक कर पाओ। फिर पॉजिटिव के पॉइंट बोलते चले जाओ, जितना आपके पास है उतना आप डाल सकते हो उसके अंदर। अब आके आप क्या कह सकते हैं, इसके अंदर आपको लिखना है बेटा क्या, कंक्लूजन। तो देखिए आप क्या कहेंगे, इन कंक्लूजन। बेटा मैं यहां पे एक बात हमेशा कहता हूं, कंक्लूजन हमेशा छोटा होता है, और कंक्लूजन में कोई भी चीज जब लिखोगे तो वो आपके टॉपिक को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करती हो, ऐसा आपका टॉपिक होना चाहिए, मतलब ऐसा आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो इन कंक्लूजन इट हैज टू बी emphasized। अब देखिए यहां पे क्या कहते हैं, इंक्लूजन इट हैज टू बी emphasized। कंक्लूजन में हमें क्या करना चाहिए, एक चीज के ऊपर जोर देना चाहिए, दैट द प्रॉपर यूज ऑफ leisure should is important। क्या कि प्रॉपर यूज ऑफ लेजर इज इंपॉर्टेंट, आप इसमें इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कहते हैं एंड मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड, एंड मस्ट नॉट बी misused in daydreaming और गॉसिपिंग। इसको डे ड्रीमिंग और गॉसिपिंग में मिसयूज नहीं करना चाहिए, इसमें आपने बता दिया, इसको डे ड्रीमिंग और गॉसिपिंग के अंदर इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। यहां पे आप लास्ट में डाल दो दी परस्यूट ऑफ अ हॉबी। अब देखिए बेटा आपने जो लिखा था, आपने देखिए यहाँ पे फील करके देखो आपके कंक्लूजन में किस तरीके से आ रहा है सारी चीजें, है ना। द परस्यूट ऑफ अ हॉबी इज वन ऑफ द बेस्ट वे, इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक द मोस्ट ऑफ योर लेजर। अब देखिए आपके इंट्रोडक्शन, आपके कंक्लूजन में देखिए सब कुछ आ गया बेटा। इन कंक्लूजन इट हैज टू बी emphasized, एक चीज पे जोर देना चाहिए कि दैट द प्रॉपर यूज ऑफ लेजर इज इंपॉर्टेंट, वो बहुत कीमती है, एंड मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड इन अ डे ड्रीमिंग और गॉसिपिंग। द परस्यूट ऑफ अ हॉबी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक द मोस्ट ऑफ योर लेजर। इस तरीके से आप इसमें लिखिए बेटा। थोड़ा सा इसलिए आके टॉपिक डिस्कस किया आपके सामने कि आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज हो जाएं, कुछ पता चल जाए नया, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं। थोड़ा बहुत बॉडी के बारे में मुझे बताना था, मैंने इसे लिख दिया। क्लास कैसा रहा, लास्ट तक कितनों ने देखा, मुझे आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने अंत तक देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास। कैसा भी लगा जैसे आप मुझे अपडेट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।